हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन एन अनदर सेशन ऑफ केमिस्ट्री क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है मोल कंसेप्ट, और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्टोइकियोमेट्री के बारे में। कई बार जो केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है उसमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग सफिशिएंट हमें सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड नहीं होते, तो रिएक्शन कितना प्रोसीड करेगी वही हम ऑब्जर्व कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री में। तो चलिए हम आज की क्लास में भी हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास में भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, और ये हमारे पास में है कॉन्सेंट्रेशन। What is concentration? Concentration is calculated for a solution. एक solution के लिए ही concentration को calculate किया जाता है, ठीक है। So हम concentration term तक आने से पहले बात कर रहे हैं solution के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन जो आपको निकालनी है, जिस केमिकल सब्सटेंस से हम डील कर रहे हैं वो सॉल्यूशन हमें, वो सब्सटेंस हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में ही अवेलेबल होगा। सो वी हैव टू नो व्हाट इज सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसे हम कह देते हैं सॉल्यूशन। देखिए, अब अगर दो सब्सटेंसेस हैं तो हम उन दोनों ही सब्सटेंस को अलग अलग टर्म असाइन कर रहे हैं। वो टर्म क्या है? सॉल्यूशन में एक टर्म होती है हमारे पास सॉल्यूट, और सेकंड टर्म हमारे पास हो जाती है सॉल्वेंट। सो अब सवाल उठता है, मिक्सचर में या सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है? सो जनरली हम सॉल्यूट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में अवेलेबल होता है उसे हम कह देते हैं सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हम उसे कहेंगे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है मोर अमाउंट में। सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है उसे हम कह देते हैं सॉल्वेंट। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर है किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ज़्यादातर केसेस में हमारे पास जो सॉल्वेंट अवेलेबल होता है वो वाटर ही होगा। अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है तो हम सॉल्यूशन को कह देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जिन सॉल्यूशन में वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है उन सॉल्यूशन को कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन वाटर के अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जो सॉल्वेंट की तरह काम में आते हैं, जैसे कि हम अल्कोहल को भी ले सकते हैं, हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड को भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। These are the few example जहाँ पर वाटर के अलावा भी इन्हें एज अ सॉल्वेंट यूज लिया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में हम असाइन कर सकते हैं, यही हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं आपको सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दूं तो हम एग्जांपल मान रहे हैं शुगर प्लस वाटर का।
अगर मेरे पास में 1 ग्लास वाटर है, उसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दिया, आपको पता है शुगर की क्वांटिटी कम है, 1 टीस्पून शुगर है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, 1 ग्लास वाटर है, तो यहाँ पर शुगर जो है ये हमारा सॉल्यूट बन जाता है और वाटर जो है ये हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये हो जाएगी, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट सॉल्यूशन। किसी भी यूनिट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट अवेलेबल है वही हमारे पास सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्लासीफाई करना चाहो तो हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है हमारे पास में ग्रुप ए और सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारे पास में ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम कॉन्सेंट्रेशन की उन टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली मास डिपेंडेंट होंगी, जहां पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मास से डील कर रहे हैं। वो हमारे पास ग्रुप ए में आने वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मास डिपेंडेंट होगी, स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इन पे टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होगा। अगर ये मास डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर को वेरी करने से मास में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए इन कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में भी कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मैं इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एग्जांपल आपको देता हूं तो पहला जैसे हमारे पास में हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज, ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मास डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सेकंड हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और एक हम बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और एक हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन का। पीपीएम की फुल फॉर्म हमने क्या बता रहे हैं, इट इज पार्ट्स पर मिलियन। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन के जो मास डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, चलिए अगर मैं बात करता हूं आपसे ग्रुप बी के बारे में, तो ये ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है, जो कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो स्टूडेंट आप लोग ये बात जानते हो कि टेम्परेचर वेरी करने पर वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा। अगर वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में भी वेरिएशन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी ये सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होंगी। मतलब टेम्परेचर में जो हम चेंज करेंगे उसका इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर इफेक्ट आएगा। अच्छा, अगर मैं ग्रुप बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म के कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दूं तो हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, या हम बात कर रहे हैं मास या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। दे बोथ आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। Sorry for the spelling mistakes, but I think I am correcting at the same time also. ठीक है, थर्ड हमारे पास जो टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दैट इज मोलैरिटी। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से।
मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। और एक और टर्म हमारे पास है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। क्लियर है ये बात? तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्लास में पढ़ा सॉल्यूशन क्या है, दो पार्ट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी और कॉन्सेंट्रेशन को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट इनमें से जो लास्ट वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दोनों ही ग्रुप की, कौन कौन सी है, पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मेलिटी। ये दो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं जिसे हम हमारे सेकंड जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा उसमें स्टडी करेंगे, और वो चैप्टर है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट का जो चैप्टर है उसमें हम पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को भी स्टडी करेंगे, और नॉर्मेलिटी वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हम इसे भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इस जो चैप्टर की जो हम रनिंग चैप्टर है हमारा मोल कंसेप्ट, उसमें ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो स्टडी करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, और मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। इज दिस क्लियर? आई थिंक आपको आज की क्लास का व्यू क्लियर हो गया है। चलिए, अगर आज की क्लास का व्यू क्लियर हो गया है तो हम बात कर रहे हैं वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। देखिए, अगर वेट बाय वेट है और परसेंटेज निकाल रहे हो तो मैंने पहले ही कहा हम फोकस करेंगे सॉल्यूट के वेट पर, और ये देखेंगे कि कितना वेट ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है सॉल्यूशन के टोटल वेट में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, इट इज वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर हम देखते हैं तो ये हम कह देंगे इट इज द अमाउंट ऑफ solute in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसे 100 ग्राम अज्यूम कर लेते हो तो उसमें कितना सॉल्यूट ग्राम में अवेलेबल है वही हमारे पास में हो जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और स्टूडेंट ये बात आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो मास है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पर ही बनता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इस कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इज दिस क्लियर? अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लियर हो गई है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो चलिए हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू। हम इसे किस में ऐड कर रहे हैं? हम इसे ऐड कर रहे हैं 25 ग्राम ऑफ वाटर में, और आपको बताना है व्हाट इज वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। आपको देख करके ही लग रहा है सॉल्यूशन में NaOH का मास कम है, मतलब NaOH सॉल्यूट है, वाटर का मास ज़्यादा है, मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो वो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इट इज़ 0.5 डिवाइड बाय
मास ऑफ सॉल्यूट अभी हमने कहा 0.5 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 इंटू 100। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.96% आ जाएगा। ओके, इट इज सो लेस इन क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो ये हमारे पास में हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। स्टूडेंट आई होप आप सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम पढ़ रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्लियर? देखिए, हमारे पास कोई भी जो सॉल्यूशन दिया गया होगा वो दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। एक तो होगा आपके पास में सॉल्यूट और एक आपके पास में होगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने ये माना कि गिवन सॉल्यूशन में n मोल्स अवेलेबल हैं सॉल्यूट के, और हमने ये माना Nb मोल अवेलेबल हैं सॉल्वेंट के। Na मोल सॉल्यूट और Nb मोल सॉल्वेंट मिलने से ही हमारा टोटल सॉल्यूशन बन रहा है। स्टूडेंट, आप लोगों को मोल फ्रैक्शन पता लगाना है, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एक्स ए से। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है Na से, डिवाइड बाय सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास में हो जाएगा Nb। स्टूडेंट, ये बात क्लियर है आप लोगों को? अगर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, अगर हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, तो ये हमारे पास में हो जाएगा Xb। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट जिसे हम कह रहे हैं N कैपिटल A प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n कैपिटल B एज ए सबस्क्रिप्ट। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास में आज के क्लास की सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो जाती है। क्लियर? चलिए, अगर हम मोल फ्रैक्शन को भी एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास में एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? 46 ग्राम, क्वेश्चन ये है 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल इज एडेड टू 54 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया गया है 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल को हमने ऐड किया है 54 ग्राम ऑफ वाटर में। आपको पता लगाना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब इथाइल एल्कोहल और वाटर दोनों के ही मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पर पता लगाने हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट। अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे पता लगाना है मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। आप लोगों ने इस चैप्टर के शुरुआत में गिवन मास से मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बात देखी है। तो मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल क्या हो जाएंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इट इज 46 ग्राम एंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ इथाइल एल्कोहल।
स्टूडेंट अगर आप इथाइल अल्कोहल का मोलर मास निकालते हैं तो ये हमारे पास 46 ग्राम पर मोल ही आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल के टोटल मोल कितने हो गए? 1। इज दिस क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? चलिए, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती है Na के सॉल्यूट के मोल्स के बारे में। अच्छा चलिए, अगर हम बात करते हैं मोल ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल आ रहे हैं, Nb की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो गिवन मास कितना है? 54। बट और मोलर मास कितना होता है वाटर का? इट इज 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो क्या हमारे पास इसकी वैल्यू 3 मोल आ जाएगी स्टूडेंट? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? चलिए, अगर मैं आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करने हैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास XA कितना हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट कितना अवेलेबल है हमारे पास में? 1 डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 3। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.25। 0.25 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। चलिए, अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मींस वाटर के बारे में, तो ये हमारे पास में कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाटर H2O इट इज 3 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, ये हमारे पास में आ जाएगा 0.75। स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो भी मास आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दिए गए होते हैं उसके बिहाफ पर। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का ऐड करो तो आप ये देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी का ऐड जो है वो 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसकी क्वांटिटी हमेशा 1 ही आती है। ये हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसकी क्वांटिटी हमेशा 1 ही आएगी और ये हर सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। इज दिस क्लियर? तो आप लोगों को सॉल्यूशन क्या है वो समझ में आया, वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये समझ में आया, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये टर्म भी समझ में आ गई है। चलिए, हम अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर रहे हैं और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास हो जाती है मोलैलिटी। और स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। यस और नो? ये बात आपको बताई थी या नहीं? अगर कैपिटल M होगा तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलैरिटी को, और अगर स्मॉल m है तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा मोलैलिटी का। दोनों टर्म डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो what is the definition of molality? It is the amount of solute in gram present in 1000 gram or 1 kilogram of solvent। स्टूडेंट यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर सॉल्वेंट मेंशन किया है, सॉल्यूशन मेंशन नहीं किया है। क्लियर? देखो, आप ये बात जानते हो कि जो सॉल्यूशन होता है ये एडिशन है हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ये बात हम लोग अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम समझते हुए आ रहे हैं। देखिए, आपने अब तक जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी उसमें हमने सॉल्यूट का रिलेशन निकाला था सॉल्यूशन के साथ में। आप सॉल्यूट का वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हो, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन के मास से कंपेयर कर सकते हो, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन ये जो मोलैरिटी है ये एक सिंगल कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ये एक ऐसी इकलौती कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पर हम सॉल्यूट को फोकस कर रहे हैं सॉल्वेंट में।
हमने ये माना कि सॉल्वेंट हमारा 1 kg है, 1000 ग्राम है, उसमें कितना सॉल्यूट मिल रहा है, दैट इज नोन एज मोलैलिटी। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो हमारे पास मोलैलिटी का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये आप लोगों को केजी में दिया गया है तो वेल एंड गुड, अगर ग्राम में दिया गया है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ में। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है मोलैलिटी का। इज दिस क्लियर? चलिए, क्या हम मोलैलिटी को भी एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हैं? चलिए समझते हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है 255 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको यूरिया का एक एक्वा सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन का टोटल मास हमें दिया गया है ग्राम में, इट इज 255, और उस 255 मास ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास 5 ग्राम यूरिया अवेलेबल है। आपको पता लगाना है फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी पता लगानी है, कितनी मोलैलिटी आ रही है। चलिए सॉल्यूशन पे हम आते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अभी हमने कहा मोलैलिटी क्या होती है, पर यूनिट ग्राम में या पर यूनिट किलोग्राम में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है। मोलैलिटी m हमारे पास में हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइड बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम, ये हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, बट स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें 255 ग्राम दिया है एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें से हमें सॉल्यूट का मास पता है। क्या हम सॉल्वेंट का मास ग्राम में निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास आ जाएगा सॉल्वेंट इन ग्राम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इट इज 255 माइनस 5, इट इज मास ऑफ यूरिया विच इज सॉल्यूट हियर, इट इज 250 ग्राम। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो अगर हम मोलैलिटी फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन की, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है हमारे पास? 5 ग्राम दिया गया है। स्टूडेंट, अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में NH2 का होल ट्वाइस CO, और अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो ये हमारे पास में 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हमारे पास में? 60 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 250, ये हमारे पास में मोलैलिटी आ जाती है सॉल्यूशन की। इज दिस क्लियर? और अगर आप इस कैलकुलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा अबाउट 0.33। दिस इज द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमने आज की क्लास में 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी है, वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेट, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन, और थर्ड हमने बात की है मोलैलिटी के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम इन तीनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 40 ग्राम ऑफ सोडियम
हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विद 90 ग्राम ऑफ वाटर में। ये हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है। 90 ग्राम वाटर में हमने ऐड कर दिया है 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो आपको पता लगाना है, आपको फाइंड करना है वेरी फर्स्ट वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सेकंड आपको पता लगाना है मोल फ्रैक्शन के बारे में, और थर्ड आपको पता लगाना है मोलेलिटी के बारे में। ये तीन चीज़ें आप लोगों को, जो तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने आज की क्लास में पढ़ी है, वो हमें इस एक सॉल्यूशन के बारे में पता लगानी है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने कहा, अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 40 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके। तो हम यहाँ कर देंगे 40 प्लस 90 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 130, और ये हमारे पास वैल्यू अबाउट आ जाएगी 33 पॉइंट कुछ एडिशन में, तो 37 कुछ हमारे पास में इसकी वैल्यू आने वाली है। सॉरी नॉट 33, इट इज़ अबाउट 30.76। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30.76। दिस इज द वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड विद 90 ग्राम ऑफ वाटर। इज दिस क्लियर? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड सॉल्यूशन के बारे में, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, पहले हमें मोल्स निकालने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। गिवन मास 40 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना होता है 40 ग्राम पर मोल ही होता है, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम पर मोल प्लस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है, वाटर, जितना मास गिवन है 90 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना हो जाता है, इट इज़ 80 ग्राम पर मोल। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1/1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। 1/6 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन गिवन सॉल्यूशन। चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बारे में, जो सॉल्यूशन में आपको गिवन है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इट इज 90 डिवाइड बाय 80, 90 ग्राम डिवाइड बाय 80 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय ये हो जाएगा 40 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम पर मोल प्लस 90 ग्राम डिवाइड बाय 80 ग्राम पर मोल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 5/6। 5/6 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द गिवन सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हमने वेट बाय वेट परसेंटेज भी निकाल लिया, दैट इज 30.76%। हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी निकाल लिया, हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल लिया है। चलिए इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आते हैं। अब हमें निकालना है मोलैलिटी। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम गिवन सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है उसमें मोलैलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास हो जाएगा मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपको ग्राम में दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अभी अभी आपने देखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है हमारा NaOH। गिवन मास कितना है 40 ग्राम पर 40 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, और अब हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं मास ऑफ
सॉल्वेंट कितना दिया गया है ग्राम में, आपको 90 दिया गया है। तो 1000 बाय 90 हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी 11.11। 11.11 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको मोलैलिटी कैसे निकालनी होती है क्वेश्चन को देख करके वो पता लग गया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन की 3 टर्म डिस्कस की है हमने, वेट बाय वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। नेक्स्ट रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।